हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से डॉक्टर धीरेन्द्र कुमार मॉर्निंग क्लास यूट्यूब चैनल में। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है बेसिक फर्स्ट ईयर के माइकोलॉजी पेपर का, जो कि हम इस पेपर को चला रहे थे प्रीवियस वीडियो के अंदर। तो आज जो हम लाइफ साइकिल ले रहे हैं, किसकी लाइफ साइकिल ले रहे हैं? पक्सीनिया की लाइफ साइकिल। नाउ पक्सीनिया भी क्या है? एक रोगकारी कवक है और भारत के अंदर जो गेहूं की फसल है या जो भी पोएसी फैमिली की फसल है उसमें काफ़ी हद तक ये नुकसान पहुंचाती है। तो इसी कारण इसको अपने कोर्स में रखा गया है। नाउ इसकी सबसे पहले हम देखेंगे कौन सी सिस्टमेटिक पोजीशन कि ये कवक की वर्गीकरण स्थिति क्या है। नाउ इसका जो डिवीजन है, प्रभाग है, वो तो कौन सा है? यूमाइकोटा, यानी कि ये सत्य कवक है। देन इसका जो सब डिवीजन है वो बेसिडियोमाइकोटिना है। अब बेसिडियोमाइकोटिना का अपना कैरेक्टरिस्टिक फीचर भी रहता है जिसमें बेसिडियो स्पोर बनते हैं। तो इसका सब डिवीजन कौन सा हो गया? बेसिडियोमाइकोटिना। ना इसकी जो क्लास है वो टीलियोमाइसिटीज है। ऑर्डर जो है वो यूरिडिनेस है। फैमिली जो है वो पक्सीनिएसी और जीनस जो है वो पक्सीनिया जीनस है। तो ये तो रही इसकी कौन सी सिस्टमेटिक पोजीशन या वर्गीकरण स्थिति। नाउ बात करते हैं इसके अकरेंस की। सबसे पहले इसके अकरेंस की बात करते हैं, यानी कि इसके प्राप्ति स्थान की, ये कहाँ पर पाया जाता है। पक्सीनिया जो है वो एक कॉस्मोपोलाइटन कवक है, यानी कि सर्वव्यापी कवक। विश्व के लगभग सभी भागों के अंदर ये कवक पाई जाती है और सभी जगह पर ये क्या करती है? रोग उत्पन्न करती है। इसकी अब तक करीब 3000 जातियां जो है वो खोजी जा चुकी है, जिसमें से भारत के अंदर करीब इसकी 150 जातियां, 150 जातियां जो है वो भारत के अंदर मिलती है। इसकी जितनी भी जातियां अब तक खोजी गई है वो सारी की सारी जातियां कैसी है? अविकल्पी परजीवी, ऑब्लिगेट पैरासाइट। अब इसका मतलब क्या होता है? अपन जब इसके जनरल कैरेक्टर बताए थे तब जो अपन ने बताया था इसके बारे में कि अविकल्पी परजीवी किसको बोलते हैं। हिंदी शब्द से पता चल रहा है अपने को, अविकल्प, जिसका कोई विकल्प नहीं है सिवाय परजीविता के, यानी कि सदैव और सदैव कैसे रहती है? रोगकारी कवक ही रहती है, इसके अलावा इसका कोई और विकल्प नहीं है। ऑब्लिगेट पैरासाइट है, ठीक है। नॉर्मली अपन देखते हैं कि जो ऑब्लिगेट पैरासाइट है, उन ऑब्लिगेट पैरासाइट को कृत्रिम माध्यम के ऊपर ग्रो नहीं कराया जा सकता, यानी कृत्रिम माध्यम जो लेबोरेटरी के अंदर जब अपन देखते हैं उन कृत्रिम माध्यम के ऊपर इनको ग्रो या इनको उगाया नहीं जा सकता। लेकिन सबसे पहले 1966 के अंदर साइंटिस्ट है विलियम्स एट अल, विलियम्स और उनके साथियों ने पक्सीनिया डिप्टिसा की एक वैरायटी को कृत्रिम माध्यम पर उगाने में सफलता प्राप्त की। हालांकि नॉर्मली अपन देखते हैं कि जो भी ऑब्लिगेट पैरासाइट है उनको अपन लैब में ग्रो नहीं कर सकते कृत्रिम माध्यम के ऊपर। नाउ इसका जो जीवन चक्र है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड जीवन चक्र है पक्सीनिया का, क्योंकि इसमें दो तरह की स्पीसीज मिलती है। पक्सीनिया की कुछ स्पीसीज जो है उनके अंदर पूरी की पूरी लाइफ साइकिल केवल एक पादप पर ही पूर्ण होती है, यानी एक होस्ट पर ही पूर्ण होती है। तो ऐसे जो पक्सीनिया स्पीसीज है वो कैसी होती है? एकाक्षयी या ऑटोसियस स्पीसीज, एकाक्षयी या ऑटोसियस स्पीसीज। इसके अलावा जैसे एग्जांपल की बात करें अपन, पक्सीनिया एस्पेरेगाई है, पक्सीनिया मेजर है, पक्सीनिया पल्वेरुलेंटा है, इन सब की लाइफ साइकिल केवल एक होस्ट पर ही पूर्ण हो जाती है। इसीलिए कैसे स्पीसीज है? ऑटोसियस स्पीसीज है, एकाक्षयी स्पीसीज है। लेकिन दूसरी तरफ इसकी कुछ स्पीसीज ऐसी भी है जिनकी लाइफ साइकिल के लिए कम से कम 2 होस्ट की आवश्यकता होती है, जिनमें इनके मेजर स्टेज तो किसके ऊपर होती है? प्राइमरी या प्राथमिक होस्ट के ऊपर, और इनके साथ में इनकी कुछ स्टेज जो होती है वो एक सेकेंडरी या द्वितीय परपोषी के ऊपर भी पाई जाती है, यानी कि कम से कम इसमें 2 होस्ट होते हैं। तो इस प्रकार के पक्सीनिया जाति जिनके अंदर 2 होस्ट के ऊपर लाइफ साइकिल पूर्ण होती है उनको अपन क्या बोलते हैं? हेट्रोसियस प्रकार की या भिन्नाक्षय, हेट्रोसियस या भिन्नाक्षय प्रकार की जातियां। जैसे एग्जाम्पल है पक्सीनिया कोरोनेटा, पक्सीनिया ग्रामिनीस, पक्सीनिया रिकोंडिटा। ये कुछ ऐसी स्पीसीज है जिनकी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए 2 होस्ट की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ अपन जो भी बात करेंगे अपने जो आज टॉपिक के अंदर लाइफ साइकिल जो कंप्लीट अपन लेंगे, ये लाइफ
पक्सीनिया ग्रामिनीस की लाइफ साइकिल लेते हैं, जो नॉर्मली गेहूं के अंदर रोग उत्पन्न करती है। ठीक है, तो अपन डिटेल किसके बारे में लेंगे, पक्सीनिया ग्रामिनीस के बारे में लेंगे ना। पक्सीनिया ग्रामिनीस जो है इसका लाइफ साइकिल की अगर बात करें उससे पहले अपन देखते हैं कि ये जो रोग उत्पन्न करती है, यानी कि पक्सीनिया ग्रामिनीस जो गेहूं के पातों पर रोग उत्पन्न करती है, इसको अपन नॉर्मली बोलते हैं काला कीट या ब्लैक रस्ट डिजीज उत्पन्न करती है। और 17वीं सेंचुरी तक तो इसको क्या माना जाता था, देवीय प्रकोप माना जाता था, लेकिन 1797 के अंदर सबसे पहले परसूम ने इसके बारे में पता लगाया कि ये जो रोग है वो एक कवक के द्वारा होता है, और इस कवक का नाम क्या दिया गया, पक्सीनिया ग्रामिनीस नाम दिया गया। ठीक है, नाउ ये तो हुआ अकरेंस के बारे में। देन फिजियोलॉजिकल स्पेशलाइजेशन इन पक्सीनिया या शरीर क्रियात्मक भिन्नता, पक्सीनिया में शरीर क्रियात्मक भिन्नता या फिजियोलॉजिकल स्पेशलाइजेशन क्या मतलब हुआ इसका। देखो, हम जब जीव की या कोशिका की बात करें तो उसके दो फेज हो सकते हैं, एक मॉर्फोलॉजी यानी आउटर रूप कैसे दिखाई देता है, दूसरा वो सेल काम कैसे करती है, उसको अपन बोलते हैं फिजियोलॉजी, कार्य की जिसको अपन बोलते हैं। ठीक है ना, तो इसकी जैसे पक्सीनिया ग्रामिनीस की अपन बात कर रहे हैं, एक स्पीसीज है, ठीक है ना, जो ग्रामीणी कुल के अंदर क्या करती है, रोग उत्पन्न करती है, लेकिन अपने आप में ये जो स्पीसीज है, इस स्पीसीज की कई सारी उप स्पीसीज या सब स्पीसीज भी पाई जाती है, जो कि शरीर क्रियात्मक रूप से, फिजियोलॉजिकल रूप से, यानी मॉर्फोलॉजिकली अपन उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, लेकिन फिजियोलॉजिकली या शरीर क्रियात्मक रूप से ये उपजातियां भिन्न होती है। छह एग्जांपल, गेहूं के अंदर रोग उत्पन्न करने वाली जो पक्सीनिया ग्रामिनीस है वो ओट के अंदर या जई के अंदर रोग उत्पन्न नहीं करेगी, इसी तरह से वो पोए के अंदर रोग उत्पन्न नहीं करेगी, इसी तरह से वो राई के अंदर रोग उत्पन्न नहीं करेगी। सभी प्लांट किसके हैं, ग्रामीणी कुल के हैं, लेकिन स्पीसीज एक होने के बावजूद यानी पक्सीनिया ग्रामिनीस होने के बावजूद भी उनके अंदर जो स्ट्रेन है, उन स्ट्रेन के अंदर क्या मिलती है, फिजियोलॉजिकल विभिन्नताएं मिलती है, भिन्नताएं मिलती है। इसीलिए गेहूं के ऊपर रोग करने वाला पक्सीनिया ग्रामिनीस जो है वो ओट के ऊपर या जई के ऊपर नहीं करेगा, वही पक्सीनिया ग्रामिनीस दूसरे पोएसी कुल के पातों के ऊपर रोग उत्पन्न नहीं करेगा। इसको अपन क्या बोलते हैं, फिजियोलॉजिकल स्पेशलाइजेशन या शरीर क्रियात्मक भिन्नता बोलते हैं। इसके अलावा भी अपन देखते हैं इसी कारण, इन शरीर क्रियात्मक भिन्नता के कारण ही इस स्पीसीज को अपन सब स्पीसीज या वैरायटी के रूप में जानते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं पक्सीनिया ग्रामिनीस टेट्रीसाई, वैरायटी टेट्रीसाई, क्या मतलब हुआ इसका कि ये जो पक्सीनिया ग्रामिनीस है वो किसके ऊपर रोग उत्पन्न करेगा, टेट्रिकम वल्गेर यानी कि गेहूं के ऊपर रोग उत्पन्न करेगा। इसी तरह से पक्सीनिया ग्रामिनीस सिकेलिस, सिकल सीराई यानी कि जो राई का पादप है उसके ऊपर रोग उत्पन्न करेगा। इसी तरह से पक्सीनिया ग्रामिनीस एविना, एविना सटाइवा जो जई के ऊपर यानी ओट के ऊपर रोग उत्पन्न करेगा। इसी तरह से पक्सीनिया ग्रामिनीस एग्रोस्टिस्टिस यानी कि एग्रोस्टिस के ऊपर रोग उत्पन्न करेगा, या पक्सीनिया ग्रामिनीस पोई यानी पोए के पोआ जो पादप है उसके ऊपर रोग उत्पन्न करेगा। तो सब स्पीसीज हो गई है। अब यहाँ देखते अपन जो ये सब स्पीसीज है, इन सब स्पीसीज में भी जैसे गेहूं के अपन इधर देखते अपन कि गेहूं की कई सारी वैरायटी अपन ने डेवलप की है, तो इन उपजातियों के अंदर भी कुछ भिन्नताएं मिलती है जो गेहूं की अलग अलग वैरायटी के ऊपर रोग उत्पन्न करती है, और इस कारण से उन स्ट्रेन्स को अपन क्या बोलते हैं, नंबर देते हैं, नंबर के द्वारा पहचानते हैं। जैसे पक्सीनिया ग्रामिनीस टेट्रीसाई नंबर 1, 14, 15, 17, 21, 24, 30, 72, 75, ये नंबर क्या है, जो कि पक्सीनिया ग्रामिनीस टेट्रीसाई तो है, लेकिन गेहूं की अलग अलग किस्मों के ऊपर रोग उत्पन्न करते हैं। दो समान किस्मों के दो अलग अलग किस्मों पर सेम स्ट्रेन रोग उत्पन्न नहीं कर सकते, यानी कि हाईली क्या है, ऑब्लिगेट पैरासाइट है, हाईली ऑब्लिगेट पैरासाइट जो केवल और केवल अपने होस्ट को पहचानता है और उसके ऊपर रोग उत्पन्न करता है। तो ये तो होगा कौन सा, फिजियोलॉजिकल स्पेशलाइजेशन इन पक्सीनिया। नाउ इसके थैलस ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं कि इसका थैलस संगठन कैसा है। अभी अपन ने बताया इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन के अंदर कि एक यू माइकोटा है, यू माइकोटा यानी कि सत्य कवक है जिसमें सारी स्टेज पाई जाती है, साथ में ये
यूकैरियोटिक कोशिका, इसके अंदर जो कोशिका मिलती है वो कैसी है, यूकैरियोटिक कोशिका, यानी सभी प्रकार के कोशिकांग इसके अंदर मिलते हैं, सेल वॉल में मिलती है। देन जो सेल वॉल है वो काइटिन और ग्लूकेन की बनी होती है, काइटिन और ग्लूकेन की। साथ साथ के इसके अंदर जो रिजर्व फूड मटेरियल है वो ग्लाइकोजन और ऑयल ड्रॉपलेट के रूप में इसमें रिजर्व फूड मटेरियल या संचित भोज्य पदार्थ मिलता है। इसके अलावा अपन देखते हैं कि इसका जो थैलस है वो दो फॉर्म के अंदर, दो रूपों में पाया जाता है। बेसिडियोमाइकोटिना की जो डिवीजन बेसिडियोमाइकोटिना है उसका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये भी था। तो इसमें दो तरह के कवक जाल मिलते हैं, एक प्राथमिक कवक जाल और एक द्वितीयक कवक जाल, प्राइमरी माइसीलियम और सेकेंडरी माइसीलियम। जो प्राइमरी माइसीलियम है उसके अंदर एक ही प्रकार का एक केंद्रक पाया जाता है, इसीलिए उसको अपन क्या बोलते हैं, मोनोकैरियोटिक प्रकार का माइसीलियम बोलते हैं। जबकि जो सेकेंडरी माइसीलियम है उस सेकेंडरी माइसीलियम के अंदर प्रत्येक कोशिका में दो केंद्रक मिलते हैं और दोनों केंद्रक जो है वो अलग अलग जेनेटिक मटेरियल से युक्त होते हैं। इस प्रकार के माइसीलियम को अपन क्या बोलते हैं, सेकेंडरी माइसीलियम बोलते हैं। और ये जो अवस्था होती है वो डाइकैरियोटिक अवस्था, द्विकेंद्रकीय अवस्था। देखो डिप्लॉइड और डाइकैरियोटिक अवस्था दोनों में डिफरेंस है। डिप्लॉइड के अंदर तो केंद्रक आपस में सम्मिलित हो जाता है और मिलकर फ्यूजन होकर क्या बनाता है, डिप्लॉइड केंद्रक बनाता है। लेकिन डाइकैरियोटिक अवस्था के अंदर प्रत्येक कोशिका के अंदर दो केंद्रक अपन को दिखाई देते हैं। थैलस जो है इसका थैलस पटयुक्त, शाखित और प्रत्येक पट के बीच में एक सरल सिंपल पोर या सरल छिद्र पाया जाता है। और इसका जो माइसीलियम है वो होस्ट के अंदर यानी परपोसी जो है उस परपोसी की कोशिकाओं के बीच बीच में यानी अंतर कोशिक रूप से क्या करता है, वृद्धि करता है और जगह जगह पर परपोसी कोशिका के अंदर चूसकांगों का निर्माण करता है, ऑस्टोरिया का निर्माण, जिससे ये परपोसी उत्तक से क्या प्राप्त करता है, पोषण प्राप्त करता है। तो ये तो हो गई इसकी कौन सी, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि मेनली क्या हो गया इसके अंदर, प्राथमिक कवक जाल और द्वितीयक कवक जाल। नाउ लाइफ साइकिल जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है कौन सी, लाइफ साइकिल या जीवन वृत्त की बात करते हैं। अब अपन देखते हैं कि जो पक्सिनिया ग्रामिनी स्ट्रक्चराइज है उसका मेजर यानी कि जो मेजर अवस्था है या दीर्घकालिक अवस्था जो है वो इसके प्राइमरी होस्ट के ऊपर होती है, दीर्घकालिक अवस्था इसकी। और वो प्राइमरी होस्ट कौन सा है, वीट यानी कि गेहूं। तो इसी को क्या बोलेंगे, इसका प्राइमरी होस्ट बोलेंगे। और इस प्राइमरी होस्ट के ऊपर इसमें तीन प्रकार की स्टेज मिलती है जिनको अपन उनके स्पोर के आधार पर, जो इसमें स्पोर या बीजाणु बनता है उस बीजाणु के आधार पर उस स्टेज को बोलते हैं। कौन कौन सी स्टेज इसमें, सेकंड स्टेज से बात करते हैं। इसकी जो स्टेज कौन सी है, सेकंड स्टेज से शुरुआत करते हैं इसकी, यूरिडल स्टेज यानी कि जिसमें यूरिडो स्पोर मिलते हैं। इसी तरह से थर्ड स्टेज जो है तो होगी सेकंड स्टेज। थर्ड स्टेज कौन सी होगी, टिल्यूटल स्टेज, इसमें टिल्यूटो स्पोर बनते हैं। ये थर्ड स्टेज है इसकी। अभी बता देंगे फर्स्ट स्टेज और जीरो स्टेज क्या है। देन चौथी स्टेज कौन सी इसके अंदर, जिसमें क्या बनते हैं, बेसिडियो स्पोर बनते हैं, यानी बेसिडियल स्टेज। तो यूरिडियल स्टेज, टिल्यूटल स्टेज और बेसिडियल स्टेज, जिसमें क्रमशः क्या बनते हैं, यूरिडोस्पोर, टिल्यूटोस्पोर और बेसिडियोस्पोर बनते हैं। इसी तरह से इसकी जो जीरो स्टेज है उसको अपन बोलते हैं पिक्निडियल स्टेज, जिसमें पिक्निडियोस्पोर बनते हैं। और इसकी जो फर्स्ट स्टेज है, तो जीरो स्टेज के लिए फर्स्ट स्टेज, जिसको अपन क्या बोलते हैं, एसिडियल स्टेज बोलते हैं या एसिडियोस्पोर जिसके अंदर बनते हैं। लेकिन ये दोनों स्टेज किसके अंदर मिलती है, इसके सेकेंडरी होस्ट के अंदर, जो इसका वैकल्पिक परजीवी है उसके अंदर ये दोनों स्टेज पाई जाती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, जीरो स्टेज और फर्स्ट स्टेज बोलेंगे। तो पहले तो इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी कि प्राइमरी होस्ट कौन सा है इसका और सेकेंडरी होस्ट कौन सा है, और इन दोनों होस्ट के ऊपर कौन कौन सी स्टेज इसकी मिलती है। ठीक है, नाउ अपन लाइफ साइकिल की शुरुआत करते हैं इसके प्राइमरी होस्ट से। प्राइमरी होस्ट के अंदर देखते हैं कि जो इसका माइसीलियम है वो माइसीलियम कैसा होता है, द्वितीयक माइसीलियम यानी सेकेंडरी माइसीलियम। बहुत इंपॉर्टेंट याद रखने योग्य जो चीज है कि जो इसका प्राथमिक परपोसी है, गेहूं जो है, उस गेहूं के अंदर मिलने वाला कवक जाल कैसा होता है, द्वितीयक कवक जाल, यानी कि इसकी प्रत्येक कोशिका के अंदर क्या होंगे, दो केंद्र होंगे और दोनों केंद्र कौन से होंगे,
अलग अलग जेनेटिक मटेरियल जिसको अपन प्लस और माइनस केंद्रक बोल सकते हैं। ठीक है, तो वो माइसीलियम क्या होगा, जैसे यहाँ पर दर्शा रखा है, ये एक गेहूं के पत्ती का अपन ने टीएस बना रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये होस्ट की कोशिका है और बीच बीच में होस्ट की कोशिकाओं के बीच बीच में अपन देखते हैं कि देखो क्या दिखाई दे रहा है, माइसीलियम दिखाई दे रहा है। किसका माइसीलियम, इसका माइसीलियम। और ये माइसीलियम अगर अपन यहाँ एनलार्ज करके देखें तो प्रत्येक कोशिका के अंदर क्या दिखाई देंगे अपन को, दो केंद्रक दिखाई देंगे, जिसमें दोनों ही केंद्रक कैसे होंगे, अलग अलग जेनेटिक मटेरियल के होंगे। ठीक है, अब ये जो माइसीलियम बना है इसके अंदर, यानी द्वितीयक कवक जाल जो बना है, वो द्वितीयक कवक जाल किससे बनता है, इसकी प्रथम स्टेज में यानी एसिडियोस्पोर के जर्मिनेशन से। और ये एसिडियोस्पोर कहां से आते हैं, इसका जो द्वितीयक परपोषी है बर्बेरिस जो है, उस बर्बेरिस से हवा के द्वारा उड़ते हुए ये प्राथमिक परपोषी यानी कि गेहूं के ऊपर आते हैं और यहाँ पर ये अंकुरण करते हैं। अंकुरण कर ये क्या करेंगे, प्राथमिक परपोषी जो है उस परपोषी के अंदर कवक जाल बनाएंगे। और कैसा कवक जाल बनाएंगे, प्राथमिक परपोषी के अंदर सेकेंडरी माइसीलियम का निर्माण करेंगे, द्वितीयक कवक जाल का। ठीक है, अब ये कवक जाल कुछ समय तक तो परपोषी की कोशिकाओं में लगातार फैलता रहेगा, उससे पोषण प्राप्त करेगा और फिर जैसे ही इसकी एक निश्चित मात्रा में ग्रोथ हो जाती है, उसके बाद में ये गेहूं की पत्ती की जो एपिडर्मिस है, ऊपरी एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस जो है, उस अपर एपिडर्मिस के नीचे की तरफ कई सारे कवक तंतु समानांतर ग्रोथ कर क्या बनाएंगे, कवक जाल का निर्माण करेंगे, अधिक मात्रा में समानांतर ग्रोथ करेंगे। देन अब इस कवक जाल में से कुछ तंतु ऊपर की तरफ उठेंगे और ऊपर की तरफ चूंकि इसके कोई स्पोर बनते हैं तो इसको अपन क्या बोलेंगे, ऊपर की तरफ उठने वाले कवक तंतु जो इसके ऊपर सदैव स्पोर या स्पोरेंजियम बनती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, फोर बोलते हैं, फोर कंडीशन बोलते हैं। अपन कई बार बता चुके हैं प्रीवियस वीडियो के अंदर भी, चूंकि इसके ऊपर यूरिडोस्पोर बनेंगे इसलिए इसको अपन क्या बोलेंगे, यूरोफोर, या जिसके ऊपर क्या बन रहे हैं, यूरिडोस्पोर बन रहे हैं। अब ये जो कवक तंतु ऊपर की तरफ है, इनके सिरे के ऊपर अंडाकार या गोलाकार यूरिडोस्पोर का निर्माण होगा, अंडाकार या गोलाकार यूरिडोस्पोर का निर्माण होगा। ये जो यूरिडोस्पोर है, इन यूरिडोस्पोर की अगर अपने स्ट्रक्चर देखें, यहाँ मैंने एक डिटेल स्ट्रक्चर की बता रखी यूरिडोस्पोर की। ये जो स्पोर है, ये स्पोर कैसे दिखाई होते हैं, स्टॉक्ड यानी रंध्र रूपी, इनके अंदर रंध्र होता है और ये इसी रूप में हवा के अंदर बिखरते हैं रंध्र के साथ ही। ठीक है, तो इसके ऊपर क्या होगा, एक तो स्टॉक होता है और जो वॉल है इसके चारों तरफ जो भित्ति है, वो भित्ति दो तरह की भित्ति होती है, आउटर वॉल और इनर वॉल। आउटर वॉल को अपन क्या बोलते हैं, एक्साइन, और इनर वॉल को क्या बोलते हैं अपन, इंडाइन बोलते हैं। एक्साइन या बाह्य चोल जो है, बाह्य चोल वो कांटे रूपी होती है, कंटकीय या स्पाइनस प्रकार की, एक्टिनस प्रकार की, एक वर्ड है पर्टिकुलर एक्टिनस, है ना, कांटे रूपी या एक्टिनस प्रकार की इसकी बाह्य चोल होती है। और आंतरिक चोल जो होती है वो कैसी होती है, स्मूथ और चिकनी। इसके अलावा बाह्य चोल के अंदर अपन देखते हैं कि कुछ पिगमेंट भी होते हैं, नॉर्मली ये लाल भूरे रंग के पिगमेंट होते हैं। इसी कारण जिस समय इसके अंदर यूरिडोस्पोर बनते हैं, तो ये यूरिडोस्पोर ऊपरी बाह्य त्वचा के ऊपर लगातार क्या करते हैं, दबाव डालते हैं। और जब बहुत ज्यादा मात्रा में यूरिडोस्पोर बनेंगे तो गेहूं की पत्ती की ऊपरी एपिडर्मिस या स्टेम की एपिडर्मिस जो है वो जगह जगह से फट जाती है। और ये जो फटने वाली स्टेज है, ये लंबी लंबी दरारों के रूप में या पस्ट्यूल्स के रूप में, उनको बोलते हैं अपन पस्ट्यूल्स, तो पस्ट्यूल्स के रूप में अपन को दिखाई देती है। और चूंकि ये लाल भूरे रंग के स्पोर्स होते हैं, इसलिए कैसी दिखाई देती है अपन को, पस्ट्यूल्स, लाल भूरे रंग की पस्ट्यूल्स दिखाई देती है। इस स्टेज पर अपन इसको क्या बोलते हैं, रेड रस्ट बोलते हैं। इस स्टेज पे क्या बोलेंगे, इसको रेड रस्ट बोलेंगे। और ये जो स्पोर है वो संयुक्त रूप से बनते हैं, कई सारे स्पोर, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, सोरस बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, सोरस। और चूंकि इसमें यूरिडोस्पोर बन रहे हैं, इसलिए इस सोरस को क्या बोलते हैं, यूरिडोसोरस। जिसमें यूरिडोस्पोर बन रहे हैं उसको अपन क्या बोलेंगे, यूरिडोसोरस बोलेंगे। और ये जो यूरिडोस्पोर है ये हवा के द्वारा क्या होंगे, मुक्त होंगे और इनके अंदर किसी प्रकार की रेस्टिंग
नहीं पाई जाती है, यानी विश्राम अवस्था नहीं पाई जाती। ये तुरंत ही आसपास उगने वाले स्वस्थ पौधों के ऊपर गिरेंगे और उनके ऊपर फिर से अंकुरण करेंगे। अब अंकुरण के समय इसमें स्पेसिफिक कंडीशन होती है क्या, जब ये स्वस्थ पौधे की पत्ती के ऊपर गिरेंगे, मान लो ये पत्ती है और इस पत्ती के ऊपर यहाँ पर देखते हैं कि क्या बना हुआ है, स्टोमेटा बने हुए हैं, जो रंध्र है वो बने हुए हैं। तो ये जो स्पोर यहाँ पर आकर गिरेगा और इसके स्पोर के अंदर देखते हैं 4 जगह पर क्या होते हैं, छिद्र उपस्थित होते हैं। इन छिद्रों से जनन नलिकाएं निकलती है या अपन कह सकते हैं अंकुरण नाल निकलती है। और ये जो अंकुरण नाल है, इसे यहाँ स्पोर आया, ठीक है, और ये अंकुरण नाल निकल कर क्या करती है, इस स्टोमेटा के अंदर प्रवेश करती है। और अंदर प्रवेश करते समय यहाँ पर देखते हैं कि ये जो जनन नाल है ये फूलकर एक गुब्बारा जैसी संरचना बना लेती है। और अंदर जाकर अगर अपन इसका हॉरिजॉन्टल व्यू देखें तो यहाँ देखेंगे ये स्टोमेटा है अपना, ये एपिडर्मिस है, यहाँ पर देखा स्पोर, यहाँ की तरफ क्या हो गया, ये फूलकर गुब्बारा जैसी संरचना है और अंदर की तरफ फिर एक फूलकर वेसाइकल जैसे स्ट्रक्चर बना देता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में अपन देखते हैं कि ये जो फूला हुआ पार्ट है बाहर की तरफ और फूला हुआ पार्ट अंदर की तरफ, ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, इसको लॉक कर देते हैं, यानी कि अब ये स्पोर यहाँ से हट नहीं सकता, हवा के द्वारा उड़ नहीं सकता। तो इस फूले हुए पार्ट को अपन क्या बोलते हैं, एप्रीसोरियम बोलते हैं, एप्रीसोरियम बोलते हैं। इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, अरे जब जनरल कैरेक्टर पढ़े थे संजय के, उसके अंदर बताया था कि एप्रीसोरियम या आसकांग, हिंदी में आसकांग बोलेंगे, तो आसकांग आसन करने वाला अंग, यानी इसके ऊपर आसंजित होने वाला अंग, चिपकने वाला अंग। तो ये फूली हुई संरचना क्या कहलाती है, आसकांग या एप्रीसोरियम कहलाती है। अब ये वापस क्या होगा, तुरंत अंकुरित होकर क्या बनाएगा, माइसीलियम बनाएगा और फिर से कैसा माइसीलियम बनाएगा, वही द्वितीयक कवक जाल बनाएगा और ये लगातार क्या करता रहेगा, यूरिडोस्पोर का निर्माण करता रहेगा। ये तब तक होता रहेगा जब तक कि लो टेम्परेचर मौजूद है, क्योंकि अपन जानते हैं गेहूं की फसल जो है अपन किसमें होते हैं, सर्दियों के दिनों में बोते हैं, ठीक है ना। तो जब तक प्लांट ग्रो कर रहा है, वेजिटेटिव ग्रोथ करता रहता है और लो टेम्परेचर बना रहता है, उस वक्त ये लगातार क्या करेगा, यूरिडोस्पोर का निर्माण करेगा। ना जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ने लगता है, यानी फसल पकने के ऊपर तैयार होने लगती है, उस समय अब इसमें चेंजेस होंगे और इस यूरिडोस्पोर की जगह अब किसका निर्माण होगा, टिल्यूटोस्पोर का निर्माण होगा। यानी कि इसकी तीसरी स्टेज आएगी, सेकंड स्टेज तो ये हो गई यूरिडोस्पोर की, तीसरी स्टेज कौन सी आ जाएगी, टिल्यूटोस्पोर। लेकिन ये एकदम से नहीं बनते, यानी कुछ बनेंगे कुछ नहीं बनेंगे। तो ऐसी स्थिति में शुरुआत के अंदर आपको क्या दिखाई देगा, मिक्स्ड सोरस दिखाई देगा, जिसमें कुछ तो यूरिडोस्पोर होंगे और कुछ टिल्यूटोस्पोर होंगे। यूरिडोस्पोर कैसे होते हैं, लाल भूरे रंग के, जबकि जो टिल्यूटोस्पोर होते हैं वो कैसे होते हैं, काले रंग के होते हैं। लेकिन हम जब ज्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा उस समय क्या होगा, पूरा का पूरा यूरिडोस्पोर तो खत्म हो जाएंगे और अब क्या बनेंगे, सारे के सारे टिल्यूटोस्पोर बनेंगे। तो इस स्टेज में हम इसको क्या बोलेंगे, टिल्यूटोसोरस बोलेंगे। पहले इसको यूरिडोसोरस बोल रहे थे, अब इसको अपन क्या बोलेंगे, टिल्यूटोसोरस बोलेंगे। नाउ यहाँ पर एक टिल्यूटोस्पोर की स्ट्रक्चर दे रखी है। टिल्यूटोस्पोर जो होता है वो स्पिंडल शेप होता है, तर्कु होता है और इसके दोनों पार्ट्स या लेटरल सिरे के ऊपर अपन देखते हैं कि थोड़ा सा एक संकुचन या कंस्ट्रक्शन होता है, नॉच बनी हुई होती है, कंस्ट्रक्शन होता है, संकोचन होता है, जिसकी वजह से ये अपन को दो कोशिकाओं में बटा हुआ दिखाई देता है। अंदर की तरफ भी अपन देखते हैं कि इसके अंदर दो कोशिकाएं मिलती है, ठीक है। और इसके ऊपर भी अपन देखते हैं दो तरह की भित्ति है, आउटर वॉल जिसको अपन क्या बोलते हैं, एक्साइन या बायोचोल, और अंदर की तरफ इंटाइन। एक्साइन जो होती है वो स्मूथ होती है लेकिन मोटी भित्ति की होती है, इंटाइन जो है पतली और चिकनी भित्ति की होती है। दोनों कोशिकाओं में अपन देखते हैं कि जो केंद्रक है वो केंद्रक कैसा होता है, अब फ्यूजन हो जाएगा। जो डायक्रिटिक अवस्था थी उसका केंद्रक कैसे हो जाता है, फ्यूजन हो जाता है, फ्यूज हो जाता है और अब ये डिप्लॉइड केंद्रक अपन को दिखाई देगा। यहाँ तक अपन को डायक्रिटिक अवस्था दिखाई दे रही थी यूरिडोस्पोर में, एक केंद्रक ये और एक केंद्रक, जिसको अपन प्लस और माइनस की भाषा बोल रहे थे, ठीक है, प्लस और माइनस बोल रहे थे। नाउ यहाँ पर जो केंद्रक है आपस में फ्यूज हो जाएंगे और कैसा होगा, डिप्लॉइड केंद्रक होगा। अब ये भी क्या होंगे, हवा के द्वारा बाहर की तरफ करेंगे। लेकिन चूंकि इस वक्त तक फसल पकने पर आ जाती है तो अब ये जो टिल्यूटोस्पोर
बल्कि ये ट्यूटोस्पोर जमीन में गिर जाते हैं। ठीक है ना, किस में गिर जाएंगे? मिट्टी में गिर जाएंगे और वहां पर ये सुप्ता अवस्था में चले जाते हैं, यानी कि रेस्टिंग पीरियड में चले जाएंगे, सुप्ता अवस्था में, जब तक कि सूटेबल कंडीशन वापस नहीं आ जाती, जब तक कि फेवरेबल कंडीशन वापस नहीं आएगी, तब तक ये सुप्ता अवस्था में चले जाते हैं। अब फेवरेबल कंडीशन का मतलब क्या हो गया? ये वापस लो टेम्परेचर होगा, आर्द्रता बढ़ेगी, उस समय ये क्या होंगे? मिट्टी के अंदर ही अंकुरित होंगे, भूमि के अंदर ही अंकुरित होंगे। और अंकुरित होने समय अपन देखते हैं कि इसमें दो जगह पर छिद्र पाए जाते हैं। ऊपर वाली कोशिका में तो टिप के ऊपर छिद्र पाया जाता है और नीचे वाली कोशिका जो है सिस्पोर की, उसमें जहां पर सेप्टा होता है, पट जो होता है, उस पट के पास में एक छिद्र पाया जाता है। क्लियर है? नाउ जैसे ही सूटेबल कंडीशन होगी, ये क्या करेगा? पानी का एब्जॉर्प्शन कर आउटर वॉल जो फटेगी, उसमें से फटेगी क्या? आउटर वॉल जो है उसमें दोनों छिद्रों से, एक तो नीचे वाली सेल में तो यहाँ से क्या बनेगी? ट्यूब बनेगी और ऊपर वाले छिद्र में यहाँ से ट्यूब का निर्माण होगा। ठीक है, अब ये जो ट्यूब है, इस ट्यूब को अपन क्या बोलते हैं? यहाँ पर प्रोमाइसीडियम या प्रोटोमाइसीडियम या प्रोटोबेसिडियम बोलेंगे, प्रोटोबेसिडियम बोलेंगे, क्योंकि जो चौथी अवस्था है बेसिडियोस्पोर की अवस्था, वो अपन देखते हैं मिट्टी में पाई जाती है, मिट्टी के अंदर ही बनेगी। तो ये जो ट्यूब बनी, इस ट्यूब को अपन क्या बोलेंगे? प्रोटोबेसिडियम बोलेंगे। और इस स्टेज पर इंपॉर्टेंट लक्षण है, इस स्टेज पर याद रखने वाली योग्य चीज क्या है कि इस स्टेज पर इसका जो द्विगुणित केंद्रक है, इस द्विगुणित केंद्रक के अंदर क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन, यानी कि मियोसिस होगा। और मियोसिस होते ही इसमें 4 न्यूक्लियाई बनेंगे और वो 4 न्यूक्लियाई कैसे होंगे? 2 तो प्लस प्रकार के और 2 माइनस प्रकार के न्यूक्लियाई होंगे। अब ये न्यूक्लियाई यानी ऊपर वाली सेल से जो न्यूक्लियस है उसका भी डिवीजन होगा, मियोसिस, और नीचे वाली सेल का भी क्या होगा? मियोसिस होगा। और दोनों के अंदर ही 4 कोशिकाएं बनेगी, जिसमें अपन देखते हैं कि 2 में प्लस प्रकार का न्यूक्लियाई और 2 में माइनस प्रकार का न्यूक्लियाई होगा, प्लस प्लस माइनस माइनस, इस प्रकार का। ठीक है, इस स्टेज पर अपन क्या बोलेंगे? इसको प्रोटोबेसिडियम बोलेंगे। नाउ इसकी प्रत्येक कोशिका से क्या होगा? एक अंगुलीनुमा आउटग्रोथ निकलेगी प्रत्येक कोशिका से। इसको अपन क्या बोलते हैं? स्टेरिगमेटा बोलते हैं। अंगुलीनुमा आउटग्रोथ होगी, इसको अपन क्या बोलेंगे? स्टेरिगमेटा बोलेंगे। और ये जो स्टेरिगमेटा है, इस स्टेरिगमेटा से अब ड्रॉपलेट विधि के द्वारा क्या बनेंगे? स्पोर्स बनेंगे। ड्रॉपलेट विधि यानी कि जब तक इस कोशिका के अंदर, प्रत्येक कोशिका के अंदर भोजन संचित रहेगा, तब तक ये माइटोटिक डिवीजन यानी समसूत्री विभाजन के द्वारा लगातार क्या बनता रहेगा? स्पोर का निर्माण करता रहेगा। तो इसके टिप के ऊपर क्या बनेंगे? स्पोर बनेंगे। क्योंकि ये अर्धसूत्री विभाजन से बने हैं, मियोसिस के द्वारा बने हैं, तो ये जो स्पोर होंगे वो कैसे होंगे? हैप्लॉइड यानी कि अगुणित होंगे। और अकॉर्डिंग टू न्यूक्लियाई कैसे बने? अगर प्लस से बने तो प्लस प्रकार के स्पोर होंगे और माइनस से बने तो माइनस प्रकार के स्पोर होंगे। इस स्टेज पर ये जो स्पोर है, ये स्पोर क्या करेंगे? बेसिडियोस्पोर कहलाएंगे, बेसिडियोस्पोर। ठीक है, नाउ ये जो बेसिडियोस्पोर है, ये भी कैसे होंगे? दोहरी भित्ति वाले होंगे, लेकिन गोलाकार होते हैं और 2 पतली भित्ति इसके ऊपर लगी हुई होती है। और किस प्रकार के होंगे? अगर प्लस से बने तो प्लस प्रकार के बेसिडियोस्पोर और माइनस वाले न्यूक्लियस से बने तो माइनस प्रकार के बेसिडियोस्पोर कहलाएंगे। ये जो बेसिडियोस्पोर है, ये वापस प्राथमिक परपोषी को यानी कि वीट को या गेहूं को संक्रमित नहीं कर सकते। अब ये हवा के द्वारा या किसी और मेथड के द्वारा कहां तक लेकर जाएंगे? इसकी सेकेंडरी होस्ट के पास लेकर जाएंगे, या तो हवा के द्वारा या किसी और मेथड के द्वारा। ये कहां पर पहुंचेंगे? इसके सेकेंडरी होस्ट के ऊपर। और सेकेंडरी होस्ट कौन सा है इसका?
द्वितीयक प्रपोसी कौन सा है? बर्बेरिस की जो प्लांट है वो इसका द्वितीयक प्रपोसी है। ठीक है, अब ये अल्पजीवी होते हैं, अल्पजीवी यानी कि इनकी लंबे समय तक उत्तरजीविता नहीं होती है। तो अगर इसको इनका सेकेंडरी होस्ट मिल जाएगा तो ठीक है, अन्यथा ये क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, नाउ एक बार अगर ये सेकेंडरी होस्ट तक पहुंच गए, यानी कि जो द्वितीयक प्रपोसी है बर्बेरिस उस पर पहुंच गए, तो वहां पर जाकर ये क्या करेंगे? उनकी पत्तियों के ऊपर अंकुरण करेंगे और अंकुरण यानी कि इनके जो रंध्र होते हैं, इन रंध्रों से क्या करेंगे? अंदर की तरफ कवक जाल का निर्माण करेंगे। अब अपन देखते हैं कि जो स्पोर प्लस वाले और माइनस वाले दोनों स्पोर इसके ऊपर पहुंचते हैं, तो उससे क्या होगा? प्लस वाले स्पोर से माइसीलियम बनेगा, वो भी कैसा होगा? प्राथमिक कवक जाल, यानी एक कोशिका में क्या होगा? एक केंद्रक होगा। वापस याद रखने वाली चीज कौन सी है कि जो प्राइमरी होस्ट है उसमें तो बन रहा है द्वितीयक कवक जाल, सेकेंडरी माइसीलियम, जिसकी प्रत्येक कोशिका में क्या है? दो केंद्रक है। जबकि जो सेकेंडरी होस्ट है उसके अंदर क्या बनेगा? प्राथमिक कवक जाल बनेगा, प्राइमरी माइसीलियम बनेगा, जिसकी प्रत्येक कोशिका के अंदर क्या होगा? एक केंद्रक होगा। ठीक है, अब ये भी परपोसिकी कोशिका में इंटरकोशिकी, इंटरसेल्युलर यानी कि अंतरकोशिकीय कवक जाल का निर्माण करेगा और काफी समय तक इसके अंदर ये अच्छी वृद्धि नहीं कर लेता। एक बार ये पूर्ण रूप से वृद्धि कर लेगा, उसके बाद अपन देखते हैं कि ये जीरो स्टेज जो इसकी, यानी कि जो जीरो स्टेज पिग्मीडियम स्पोर है उसके अंदर परिवर्तित होगा। अब वो कैसे होगा? इसकी जो अपर एपिडर्मिस है, यानी कि जो बर्बेरिस जो प्लांट है उसकी अपर एपिडर्मिस के जस्ट नीचे के एक फ्लास्क रूपी स्ट्रक्चर बनाता है और इस फ्लास्क रूपी स्ट्रक्चर के अंदर कुछ कवक तंतु जो है ऊपर की तरफ बढ़ते हैं और इनके सिरे से लगातार किसका निर्माण होगा? एक कोशिकीय एक केंद्र की बीजाणुओं का निर्माण होगा। अब ये पिग्मीडियम, इस फ्लास्क रूपी स्ट्रक्चर क्या बनेगा? पिग्मीडियम बनेंगे और ये पिग्मीडियम अपन देखेंगे कि अगर प्लस वाले स्पोर से बनी है तो प्लस पिग्मीडियम होगी और माइनस वाले स्पोर से बनी है तो माइनस पिग्मीडियम होगी। इस पिग्मीडियम के अंदर देखिए कि कुछ बंध्य तंतु भी बनते हैं और साथ साथ में कुछ ग्राही तंतु भी बनते हैं जो कि इस पिग्मीडियम से बाहर की तरफ निकले हुए रहते हैं। ये जो ग्राही तंतु है ये दूसरे वाले स्ट्रेन से, क्योंकि प्लस वाला है तो माइनस प्रकार के स्ट्रेन के जो नर युग्मक है या अचल बुमरू है, अचल बीजाणु जो है उनको ग्रहण करने का काम करेंगे। इसी तरह से जो माइनस वाले पिग्मीडियम है उसमें भी इसी प्रकार के तंतु, रिसेप्टिव तंतु निकलते हैं। इन रिसेप्टिव तंतुओं को क्या बोलते हैं? अपन रिसेप्टिव फिलामेंट या फ्लेक्सस फिलामेंट बोलते हैं और जो बंध्य तंतु है उन बंध्य तंतुओं को पेरिफेसिस बोलते हैं। इनके अलावा इसको अपन स्पर्मेशियोफोर भी बोलते हैं। स्पर्मेशियोफोर का मतलब होता है अचल कुम्भोधर। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो ये बीजाणु बनेंगे, स्पोर बनेंगे, ये कैसे होंगे? अचल कुम्भों, यानी कि चल नहीं, अचल प्रकार के हवा के द्वारा उड़कर विपरीत प्रभेद के पास में जाएंगे। नाउ इस स्टेज पर अब अगर मान लो एक ही पौधे के अंदर हो सकती है दोनों कवक जाल, प्लस प्रकार का माइनस प्रकार का, या अलग-अलग पौधे पर हो सकते हैं। तो ये जब स्पोर बाहर निकलेंगे इसमें से पिग्मीडियम के अंदर, तो इनके ऊपर थोड़ी मात्रा में क्या होता है? चिपचिपा मकरंद लगा हुआ होता है और कीट इनको आकर्षित करते हैं, कीटों को आकर्षित करेंगे और जब मकरंद खाने के लिए कीट इसके ऊपर आएंगे तो ये स्पोर उनके ऊपर चिपक जाएंगे और जब वो कीट दूसरे प्रकार के पिग्मीडियम के पास यानी माइनस प्रकार के पास पहुंचेंगे तो वहां पर क्या होगा? जो रिसेप्टिव तंतु हैं उन रिसेप्टिव तंतुओं के ऊपर ये चिपक जाएंगे। इसी तरह से अगर माइनस वाले से पाए तो वो प्लस वाले के रिसेप्टिव तंतुओं के ऊपर चिपक जाएंगे और दोनों के व्यक्ति के अंदर क्या होगा? फ्यूजन होगा और फ्यूजन होकर वापस कैसा हो जाएगा? ये कोशिकाएं द्विकेंद्रकी कोशिकाएं हो जाएंगी, यानी दोनों प्रकार के केंद्र इसके अंदर मिल जाएंगे। अब इस समय ये धीरे-धीरे किसमें कन्वर्ट होने लगेगा? वापस द्वितीयक कवक जाल में कन्वर्ट होने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रत्येक कोशिका में इसकी कैसी बनने लगेगी? दो केंद्र को युक्त कोशिका बनने लगेगी और ये जो द्वितीयक कवक जाल है ये निचली एपिडर्मिस की तरफ बढ़ने लगेगा। प्राथमिक कवक जाल तो कहता है ऊपर की एपिडर्मिस की तरफ, ना द्वितीयक कवक जाल क्या है? निचली एपिडर्मिस की तरफ बढ़ने लगेगा और वहां पर एक बड़ी प्याले नुमा संरचना बनाएगा। इस प्याले नुमा
स्टेज को अपन क्या बोलते हैं? एसिडियल स्टेज बोलते हैं। और इसके अंदर बनने वाले स्पोर क्या कहलाएंगे? एसिडियो स्पोर कहलाएंगे। अब इस एसिडियो स्पोर कैसे बनेंगे? ये जो समानांतर कवक तंतु है जो नीचे की तरफ लटके हुए हैं, उसके अंदर बेसिपिटल क्रम में, तल अभिसारी क्रम में बनेंगे और साथ साथ में हर दो स्पोर के बीच में एक बंधीय संरचना पाई जाती है जिसको अपन डिसजंक्टर बोलेंगे। वियोजक, दोनों स्पोर के बीच में वियोजक होता है जो कि बंधीय होता है ना। लगातार स्पोर बनते रहेंगे तो नीचे की जो एपिडर्मिस है बल्बेरिस की, उसके ऊपर दबाव पड़ेगा और दबाव पड़ेगा तो नीचे की एपिडर्मिस क्या होगी? फटेगी। और फटने के साथ में जहां जहां पर डिसजंक्टर होंगे, वियोजक होंगे, वहां से क्या हो जाएंगे? ये स्पोर मुक्त हो जाएंगे हवा के अंदर। और अब प्रत्येक स्पोर कैसा है? ये स्पोर कैसा होगा? द्विकेंद्रकी, और इसकी प्रथम स्टेज कहलाएगा। ये फिर हवा के द्वारा उड़कर क्या पहुंचेंगे? प्राथमिक प्रकोष्ठ के ऊपर पहुंचेंगे, यानी रीढ़ के ऊपर। और यहाँ फिर से वापस क्या करेंगे? द्वितीयक कवक जाल का निर्माण करेंगे। तो ये काफी कॉम्प्लिकेटेड इसकी लाइफ साइकिल है। 2 प्रकोष्ठ के ऊपर इसकी लाइफ साइकिल पूर्ण होती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरी लाइफ साइकिल समझ में आई होगी। इसको एक बार ध्यान से देखें, एक बार इसको बुक से भी पढ़ें तो आपको इजीली समझ में आएगी। अब हमने हर स्टेज को क्लियर करने की कोशिश की है, डिटेल में समझाने की कोशिश की है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए।